हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज, आज हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको जो है वो हम हिंदी में सूत्रकर्णिका के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आए आपके एग्जाम में या सूत्रकर्णिका, आपको जो है वो कंफ्यूज नहीं होना है। इससे पहले मैंने आपको कोशिका और कोशिका से रिलेटेड काफी सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। तो अभी तक यदि आप लोगों ने चेक नहीं किए हैं तो चेक कर लीजिएगा। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से काफी 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 सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको बेसिक से लेके और एडवांस तक पूरा कवर कराने वाली हूँ। और आज मैं ये जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रही हूँ ना, इसको थोड़ा हाई लेवल का पढ़ाऊंगी। ठीक है, और यदि आपको बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा बेसिक से देखना है तो मैंने इसका आपको एक और वीडियो अपलोड किया है, उसको आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल बेसिक लेवल की माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हालांकि यहाँ पर भी मैं आपको सारी ही इंफॉर्मेशन दूंगी, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा हाई लेवल का माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड एक और वीडियो जो कि मैंने अपलोड की है वो भी आप देख सकते हैं। स्क्रीन में उसका जो है वो थंबनेल शो हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देख लेना, आपको और भी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज हम लोग ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको बेसिक से लेकर जो जो इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट बातें हैं सब कुछ कवर करेंगे। इसके अंतर्गत काफी सारे मैं आपको फैक्ट बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। पूरा हम इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ देखेंगे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग नोट्स में देख रहे हैं, इसके कैरेक्टर्स वगैरह सब कुछ एक एक करके हम लोग जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड देखने वाले हैं। इसका प्यारा सा डायग्राम मैंने अपने हाथों से आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो जो फैक्ट बताऊंगी ना उनका आपको अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से नोट कर लेना है। तो चलिए अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको सूत्रकर्णिका के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, हिंदी में कहते हैं। सबसे पहले डिस्कवरी में इसके काफी सारे साइंटिस्ट आते हैं जो कि एक एक करके मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज में काफी सारे साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने अलग अलग नाम दिए माइटोकॉन्ड्रिया को। किसी ने इस पर विस्तृत अध्ययन किया, किसी ने इसके अलग अलग नाम दिए। तो सभी कुछ मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट आते हैं कोलिकर। कोलिकर ने 1857 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। कहाँ की? तो कीटों की रेखित पेशियों में कोलिकर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1857 में की सबसे पहले। तो याद रखिएगा कोलिकर का नाम। कोलिकर ने क्या किया? कोलिकर ने 1857 में कीटों की जो रेखित पेशियां होती हैं, जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी सबसे पहले। ठीक है, फिर कोलिकर के बाद आए थे अल्टमान। अल्टमान इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका विस्तृत अध्ययन किया था। और क्या किया था इन्होंने? तो इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट नाम दिया था। याद रखना दोनों ही फैक्चुअल पॉइंट, क्या कि ये जो अल्टमान है, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया का विस्तृत अध्ययन किया था और इसको बायोब्लास्ट नाम दिया था। ठीक है, इसके बाद फिर कौन से साइंटिस्ट आए? तो इसके बाद आए फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने क्या किया था? तो फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला नाम दिया था। ठीक है, फ्लेमिंग ने क्या किया था? फ्लेमिंग ने फाइला नाम दिया था इसको। ठीक है, इसके बाद लास्ट में फिर आए थे बेंडा, और बेंडा ने फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया था। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया, तो आंसर होगा बेंडा। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये जो चार साइंटिस्ट मैंने आपको बताया, इनको आपको अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। प्रॉपर इन्होंने क्या क्या किया है वो भी आप लोगों को देख लेना है। कोलिकर ने कीटों की जो रेखित पेशियां होती है, जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया का विस्तृत अध्ययन किया और बायोब्लास्ट नाम दिया। फ्लेमिंग ने फाइला नाम दिया। बेंडा ने
माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, तो ये आपको चारों फैक्चुअल पॉइंट याद रखना है इसकी डिस्कवरी के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की जो विशेषताएं होती हैं, जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, उनको एक एक करके देख लेते हैं। अपना दिमाग, अपना कान, अपनी आंखें बिल्कुल खोल के रखिएगा और पूरा फोकस आपको करना है। ठीक है, समझने पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है? सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया द्विझिल्ली युक्त अंगक यानी कोशिका का ऑर्गेनल होता है। कहने का मतलब क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। डबल मेम्ब्रेन अर्थात द्विझिल्ली पाई जाती है। तो देखो, आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको एक प्रॉपर चार्ट बनाकर लेकर आऊंगी और उसमें कोशिका के जितने भी अंगक होते हैं, जितने भी कोशिका के अंदर ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, उनमें कौन कौन सी झिल्लियां पाई जाती हैं, किसमें एकल झिल्ली पाई जाती है, किसमें द्विझिल्ली पाई जाती है और किसमें झिल्ली नहीं पाई जाती, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, उसमें मैं आपको एक प्रॉपर चार्ट बनाकर लेकर आऊंगी और उस चार्ट को आप अपनी कॉपी में बना लेना या उसका प्रिंट निकाल लेना। ठीक है, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्गेनल में कौन सी झिल्ली पाई जाती है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में द्विझिल्ली पाई जाती है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डबल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? यानी ये है कोई माइटोकॉन्ड्रिया, इस माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डबल झिल्ली मौजूद होती है। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है कि इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। अब राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, पहला है 70S और दूसरा है 80S। तो 70S टाइप के जो राइबोसोम है वो किस में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। S का मतलब स्वेडबर्ग यूनिट होती है, जो कि आपकी राइबोसोम की यूनिट होती है। ठीक है, तो 70S टाइप के जो राइबोसोम है वो किस में पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए उपस्थित होता है। डीएस डीएनए का मतलब क्या होता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा इसमें आरएनए भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत डबल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है। याद रखिएगा, दोनों ही पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में द्विविखंडन यानी बाइनरी फिजन द्वारा ये अपनी संख्या में वृद्धि करती है। माइटोकॉन्ड्रिया में वृद्धि कैसी होती है, किसके द्वारा होती है? तो बाइनरी फिजन के द्वारा होती है, द्विविखंडन के द्वारा होती है। तो शुरुआत में मैंने आपसे कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम बेसिक से लेके डेप्थ तक पढ़ने वाले हैं, तो ऊपर ऊपर से हलवा नहीं पढ़ेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रिया का डेप्थ में बिल्कुल पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोगों ने देखिए। उपयुक्त सभी गुणों के आधार पर या उपयुक्त सभी गुणों की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को सेल विद इन सेल या यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। अब समझिएगा इस पॉइंट का मतलब क्या है कि ये जो सारे फीचर्स है ना, ये सारे फीचर्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित होते हैं। अब इसमें जो कुछ फीचर्स हैं वो तो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं और कुछ फीचर्स इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका के पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों ही कोशिकाओं के थोड़े थोड़े फीचर्स मौजूद होते हैं। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। सेल विद इन सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो इसी वजह से ये सारे कैरेक्टर्स मैंने आपको पहले बताए, देन मैंने आपको ये पॉइंट बताया, जिससे आपको जो है वो क्लियर हो जाए। तो उपयुक्त सारे पॉइंट्स जो हैं वो ये सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। सेल विद इन सेल इसको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि आप सभी 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो बिल्कुल सही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि क्यों कहते हैं।
तो ध्यान से सुनिएगा, क्या होता है कि जो ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। कैसे मिलती है, तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है इस वजह से। और ये ऊर्जा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया करती है। तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम जो है वो कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, ठीक है। तो यही इस पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है कि जो भी ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं जैसे कि ग्लूकोज, अब इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, यानी ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन आकर जुड़ती है तो क्या होता है, तो ऊर्जा का निर्माण होता है। और ऊर्जा का निर्माण चूंकि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है तो इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं, ये है आप लोगों का ग्लूकोज। इस ग्लूकोज से जब ऑक्सीजन आकर जुड़ती है तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, देन कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, और फाइनली हमारी 38 एटीपी ऊर्जा बनती है, ठीक है। तो ये ऊर्जा जो है वो कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया से बनती है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को ये पॉइंट? तो ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे जो कि आपको इनका रट्टा मार लेना है, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति, जो कि आपको बहुत कम लोग बताते हैं और आप लोग जानते भी नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति कैसे हुई है, ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले आता है अंतःसहजीवी सिद्धांत, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई है। तो अब बात आती है कि ये जो अंतःसहजीवी सिद्धांत है ये होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं आपको समझा देती हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। तो क्या होता है कि सबसे पहले थी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, समझ लो ये है आपकी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, और इसके अंदर ये जो है वो डीएनए अर्थात डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद है, ठीक है। और ये है आपकी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। ध्यान से समझते जाइएगा और सुनते जाइएगा। इसके बाद ये है एक कोई वायवीय जीवाणु, क्या है, वायवीय जीवाणु। अब समय धीरे 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 व्यतीत होता गया और जैसे जैसे समय निकलता गया तो इस समय के साथ क्या हुआ कि ये जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में धीरे 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 क्या हुए, फोल्ड्स आते गए। इस फोल्ड्स आते गए समय के साथ प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और ये जो आपका डीएसडीएनए है, ये डीएसडीएनए धीरे 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 समय के साथ केंद्रक में कन्वर्ट होता गया, ठीक है। काफी समय पहले की बात है ये, चुटपुट में काम नहीं हुआ है, बहुत टाइम लगा है इसमें, ठीक है। तो समय के साथ क्या हुआ कि ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में फोल्ड्स आए और इसके अंदर जो डीएसडीएनए था, डबल स्टैंडर्ड डीएनए था, ये धीरे धीरे केंद्रक में कन्वर्ट होता गया। अब ये जो वायवीय जीवाणु है, अब ये वायवीय जीवाणु क्या हुआ, समय के साथ ये वायवीय जीवाणु इस कोशिका के अंदर चला गया, और इस कोशिका के अंदर जब ये गया तो ये कुछ इस टाइप से हो गए। ये है कोई आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका समय के साथ यूकैरियोटिक कोशिका में परिवर्तित हो गई, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर ये था आपका क्या, केंद्रक बन गया। काय से बना ये केंद्रक, तो ये बना आपका डीएसडीएनए से, डबल स्टैंडर्ड डीएनए से। और ये जो वायवीय जीवाणु था, ये वायवीय जीवाणु इसके अंदर चला गया, समय के साथ ही इसमें हुआ है ऐसा। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि ये जो केंद्रक है और ये जो वायवीय जीवाणु है, ये दोनों आपस में सहजीवी संबंध दर्शाने लगे। आपस में ये कैसा संबंध दर्शाने लगे, सिम्बायोटिक ये रिलेशन दर्शाने लगे। तो इस वजह से इसको हम अंतःसहजीवी सिद्धांत कहते हैं, और इसी सिद्धांत के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा अंतःसहजीवी सिद्धांत की द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक यानी
जो आपका हरित लवक आप लोगों ने सुना ही होगा, इसकी भी उत्पत्ति अंतःसहजीवी सिद्धांत के द्वारा हुई है। ठीक है, तो फिर से मैं आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले थी आपकी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, पुरानी कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। इसके अंदर क्या मौजूद था? तो इसके अंदर ये था आपका डीएनए मौजूद था। और इसके बाद ये है आपका वायवीय जीवाणु। क्या है? वायवीय जीवाणु। ठीक है, अब वायवीय जीवाणु और प्रोकैरियोटिक कोशिका थी। अब क्या हुआ? धीरे धीरे समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, और ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में समय के साथ फोल्ड्स आते गए, और फोल्ड्स आते गए, साथ ही साथ इसके अंदर जो डीएनए मौजूद था वो धीरे धीरे केंद्रक में कन्वर्ट होता गया। इसके बाद फिर और समय निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, तो ये जो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका थी ये यूकैरियोटिक कोशिका में कन्वर्ट हो गई, और इसका जो केंद्रक है, इस केंद्रक के साथ ये जो वायवीय जीवाणु है ये यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर घुस गया, और केंद्रक और वायवीय जीवाणु ये दोनों आपस में मिलकर सहजीवी संबंध दर्शाने लगे, और इस सहजीवी संबंध के द्वारा ही माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई। इसी वजह से इसको अंतःसहजीवी सिद्धांत भी कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये जो अंतःसहजीवी सिद्धांत है ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति अंतःसहजीवी सिद्धांत के द्वारा हुई है। इसके बाद जो विखंडन होता है, फ्यूजन होता है, इसके द्वारा भी माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई है। फ्यूजन क्या होता है कि मान लो ये है एक माइटोकॉन्ड्रिया, और इस माइटोकॉन्ड्रिया से एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बन गई हैं, और इसी को कहते हैं फिजन। अर्थात एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया का बनना कहलाता है विखंडन, और विखंडन के द्वारा क्या हुआ है? माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई है। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। सबसे पहला है अंतःसहजीवी सिद्धांत, जिसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति हुई। न केवल माइटोकॉन्ड्रिया बल्कि हरित लवक की भी उत्पत्ति अंतःसहजीवी सिद्धांत के द्वारा ही हुई है। इसके अलावा विखंडन, एक माइटोकॉन्ड्रिया से दो माइटोकॉन्ड्रिया बने हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति विखंडन के द्वारा भी हुई है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति आशा करती हूँ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो ये है, मैंने आपको सुंदर सा डायग्राम अपने हाथों से बनाया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, समझते जाइएगा, देन एक एक करके ये जो आपके जितने भी पार्ट लिखे हैं ना, इनको मैं थ्योरी में भी एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, पहले समझते जाइएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कि मैंने आपसे कहा था द्विझिल्ली युक्त ऑर्गेनल होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो सबसे पहले ये जो आप बाहर वाली झिल्ली इसमें देख रहे हो, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बाह्य झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद ये जो आप अंदर वाली झिल्ली देख रहे हो, इस अंदर वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन, अर्थात आंतरिक झिल्ली। क्लियर हुई दोनों बातें? मैंने आपसे कहा था शुरुआत में कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल झिल्ली युक्त ऑर्गेनल होता है, यानी इसमें दो झिल्लियां मौजूद होती हैं। तो सबसे बाहर वाली ये जो आप झिल्ली देख रहे हो, इसको कहते हैं बाहरी मेम्ब्रेन अर्थात आउटर मेम्ब्रेन, और अंदर वाली ये जो आप झिल्ली देख रहे हो, इसको कहते हैं आंतरिक मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ये जो अंदर वाली झिल्ली होती है, इस अंदर वाली झिल्ली में ये जो आपको फोल्ड्स लाइक संरचनाएं मिल रही हैं, इन फोल्ड्स लाइक संरचनाओं को हम क्या कहते हैं? क्रस्टी। क्या कहते हैं? क्रस्टी कहते हैं। ये क्रस्टी कहाँ पाई जाती है? तो आंतरिक झिल्ली में कुछ फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन्हीं फोल्ड्स लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? तो क्रस्टी कहते हैं। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्रस्टी आंतरिक झिल्ली में पाई जाती है या बाह्य झिल्ली में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा कि आंतरिक झिल्ली में कुछ फोल्ड्स लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको हम क्रस्टी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद होता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये जो आप भाग देख रहे हो ना, खाली खाली सा, जिसमें कुछ नहीं है, तो इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में
ऑक्सीजोम भी मौजूद होते हैं। ये जो आपकी फोल्ड्स लाइक संरचनाएं दिख रही है ना, इनको मैं यहाँ पर जो है वो बनाकर बताती हूँ, और ये जो ऑक्सीसोम है इनको भी मैं आपको बनाकर बताती हूँ। तो ध्यान से देखिएगा क्या होता है कि ये जो ऑक्सीसोम है यहाँ पर मैं आपको इनको बना के बता रही हूँ। तो सबसे पहले कुछ इस टाइप इसमें संरचना है, और इसमें ये जो आपके इस टाइप से कण मौजूद होते हैं। ऑक्सीसोम, ये जो आपको लिखा हुआ है ना वर्ड, इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। ऑक्सीसोम क्या होते हैं? ये जो आपकी फोल्ड्स लाइक संरचनाएं होती हैं, इन पर कुछ कण पाए जाते हैं जिनको हम कहते हैं F0 F1 कण। और F0 F1 कण, इसको अगर मैं अलग से एक कण को निकाल के बताऊं तो ये कुछ इस टाइप आपको दिखाई देता है। एक कण इस टाइप से आपको ये एक कण जो है वो दिखाई देता है। किसका? F0 F1 कण का। और ये जो F0 F1 कण होते हैं ना, ये ऊर्जा का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो ये जो ऑक्सीसोम है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर पाए जाते हैं। या F0 F1 कण भी आ जाए तो भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऑक्सीसोम में ही ये जो कण मौजूद होते हैं वो F0 F1 कण होते हैं जो कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक बात और आपको याद रखना है कि ये जो बाह्य झिल्ली है और ये जो आंतरिक झिल्ली है, इन दोनों के बीच में कुछ एंजाइम्स भी पाए जाते हैं जो कि वसा का ऑक्सीकरण करते हैं और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने आपसे कहा F0 F1 कण ये भी ऊर्जा का निर्माण करते हैं, फिर मैंने आपसे कहा कि आंतरिक और बाह्य झिल्ली के बीच में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं, ये भी ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो कैसे, क्या, कौन करते हैं, सब कुछ बताऊंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। अब हम एक एक चीज जो है वो इसकी देख लेते हैं। आंतरिक झिल्ली, बाह्य झिल्ली, क्रस्टी, ये सब मैट्रिक्स, ऑक्सीसोम, ये सब अब हम लोग एक एक देख लेते हैं किसमें क्या कैसा होता है। ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया, एंड में फिर से एक बार मैं आपको इस डायग्राम को समझाऊंगी। चलें तो थ्योरी देखें अब हम लोग। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या कहा गया है? कहा गया है कि इसकी बाह्य झिल्ली अर्थात आउटर मेम्ब्रेन, ये जो आपको दिख रही ना यही है बाह्य झिल्ली। ठीक है, तो इसकी जो बाह्य झिल्ली होती है ये पोरिन्स या लिपोप्रोटीन की बनी होती है। यानी इसकी ये जो आपकी बाह्य झिल्ली है, ये वाली बाह्य झिल्ली, ये काय की बनी होती है? तो लिपोप्रोटीन की या फिर पोरिन्स की बनी होती है। याद रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि आंतरिक झिल्ली असतत होती है और इसमें काफी सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं जिन्हें क्रस्टी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया है कि ये जो आंतरिक झिल्ली है, इस आंतरिक झिल्ली में ये जो आपकी फोल्ड्स लाइक संरचनाएं हैं ये मौजूद होती हैं। इनको हम कहते हैं क्रस्टी। ये जो फोल्ड्स होते हैं ना, इन फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? क्रस्टी कहते हैं। चूंकि आंतरिक झिल्ली पर ये फोल्ड्स लाइक संरचनाओं की वजह से आंतरिक झिल्ली असतत होती है। ठीक है, जबकि बाह्य झिल्ली में किसी भी प्रकार की कोई भी फोल्ड्स लाइक संरचनाएं नहीं है, तो इस वजह से बाह्य झिल्ली सतत होती है। जबकि आंतरिक झिल्ली में फोल्ड्स लाइक संरचनाएं, जिनको हम क्रस्टी कह रहे हैं, इनकी वजह से आंतरिक झिल्ली असतत होती है। क्लियर हुआ दोनों पॉइंट आप लोगों को? तो आंतरिक झिल्ली में क्रस्टी मौजूद होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा गया है? नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ऊर्जा का निर्माण मैट्रिक्स में होता है। ये जो मैंने आपको बताया मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स में क्या होता है? सबसे पहली बात तो ऑक्सीसोम, ये आपको दिख रहा है ना, ये F0 F1 कण ये मैट्रिक्स वाले भाग में ही है। चूंकि ये आंतरिक मेम्ब्रेन से लगे हुए हैं लेकिन है तो मैट्रिक्स वाले भाग में ही। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। अब कैसे होता है? तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, कहा गया है कि जो ऑक्सीसोम होते हैं, ऑक्सीसोम में F0 F1 कण पाए जाते हैं।
क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऑक्सीजोम है, ये ऑक्सीजोम में F0F1 कण पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। देखो डायग्राम में मैं आपको बताऊं, ये है ऑक्सीजोम। अब इन ऑक्सीजोम में, ये है ऑक्सीजोम, इन ऑक्सीजोम में ये इस टाइप से कण पाए जाते हैं। इन कणों को हम क्या कह रहे हैं? F0F1 कण। और ये कण कहाँ पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। अब इन कणों का काम क्या होता है? तो इन कणों का काम होता है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करना, अर्थात एटीपी का सिंथेसिस करना। ठीक है, तो F0F1 कण क्या करते हैं? F0F1 कण ऊर्जा का निर्माण करते हैं, अर्थात एटीपी का निर्माण करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्लियर हुई आपको बात? फिर से मैं आपको बताती हूँ। कहा गया है कि जो ऑक्सीजोम होते हैं, ऑक्सीजोम में F0F1 कण पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, जो कि एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होते हैं, अर्थात एटीपी का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होते हैं कौन? F0F1 कण। और एटीपी का निर्माण करते हैं, अर्थात ऊर्जा का निर्माण करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा करते हैं। ठीक है, जिससे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। यानी कि ये जो आपके F0F1 कण जिस प्रोसेस के थ्रू एटीपी का निर्माण कर रहे हैं, ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, क्लियर हुई बात आप लोगों को कि ये जो ऑक्सीजोम किस तरह से जो है वो ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक और बाह्य झिल्ली के बीच में वसा का ऑक्सीकरण करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि वसा से ऊर्जा का निर्माण करते हैं। चलो डायग्राम पर चलो बताती हूँ मैं आपको क्या कहा है। कहा है कि ये जो बाह्य झिल्ली है और ये जो आंतरिक झिल्ली है, इन दोनों के बीच में वसा का ऑक्सीकरण करने वाले एंजाइम पाए जाते हैं, जो वसा से ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो वसा से ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? आंतरिक और बाह्य झिल्ली के बीच मौजूद एंजाइम की सहायता से होता है। जबकि कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है? तो मैट्रिक्स में मौजूद, ऑक्सीसोम में मौजूद F0F1 कण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा का निर्माण होता है। दोनों पॉइंट क्लियर हुए आप लोगों को? बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही पॉइंट। ठीक है, तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बोहाइड्रेट और वसा के द्वारा ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है। दोनों अलग अलग जगह होता है, दोनों किसके द्वारा होता है बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम के भंडारण में भी सहायक होता है, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में कैल्शियम का भी भंडारण होता है। यानी कैल्शियम के भंडारण में भी, कैल्शियम के स्टोरेज में भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करती है। और यदि हम कैल्शियम के कार्य की बात करें कि कैल्शियम का कार्य क्या होता है, तो कार्य मैं आपको दो चार बता देती हूँ कैल्शियम के। सबसे पहली बात तो हमारी ब्लड क्लॉटिंग में, अर्थात रक्त का थक्का जमाने में कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारी जो हड्डियां होती हैं, जो दांत होते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग बनाने में भी कौन? कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। न्यूरोट्रांसमीटर के लिए भी कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, हड्डियों के लिए तो इम्पॉर्टेंट होता ही है, मैंने आपको बताया। और इसके अलावा हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं ब्रेन में मौजूद, इनको अच्छे से काम कराने के लिए भी कैल्शियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? कैल्शियम का स्टोरेज भंडारण में हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया सहायता करता है। ठीक है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया ऊष्मा का उत्पादन, हीट को जनरेट करता है। इस पॉइंट को ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इस ही वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। ठीक है, तो
तो ये सारे पॉइंट याद रखना आप। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था डायग्राम में एंड में फिर समझाऊंगी, तो चलिए फिर से समझा देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया डबल झिल्ली युक्त ऑर्गेनल होता है। इसमें बाह्य और आंतरिक दो झिल्लियां पाई जाती हैं। बाह्य झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है। आंतरिक झिल्ली में कुछ फोल्ड्स लाइक संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको क्रस्टी कहते हैं। इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए मौजूद होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑक्सीजोम पाए जाते हैं। इन ऑक्सीजोम में F0 F1 कण पाए जाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो कि वसा का ऑक्सीकरण करते हैं और वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा वसा से ऊर्जा का निर्माण करते हैं। क्लियर हुई आपको ये सारी बातें? ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर और माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर से रिलेटेड ये सारी बातें मैंने आपको बताई, ठीक है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम के भंडारण में भी सहायता करता है। कैल्शियम के कार्य मैंने आपको बता दिए। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऊर्जा का निर्माण करता है। इसके अलावा हीट को जनरेट, ऊष्मा का उत्पादन करता है। क्लियर हुई सारी बातें? अब चलते हैं हम इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर। और गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है जहां से ये सारे फैक्ट पूछे ना गए हों। और पूरे यूट्यूब में मैं आपसे गारंटेड बोल रही हूँ ये फैक्ट किसी ने भी नहीं बताए हैं आप लोगों को। तो प्लीज ध्यान से सुनना एक एक फैक्ट और अपनी कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। तो देखते जाइए, सुनते जाइए। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि जंतु कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू पादप कोशिकाएं। यानी जो जंतु होते हैं ना उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं पादप यानी प्लांट्स यानी पौधों की अपेक्षा। अर्थात कहने का मतलब क्या होता है? कहने का मतलब है कि जो आपके एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि जो पौधे होते हैं, पौधों की अपेक्षा जो एनिमल्स, जो जंतु होते हैं वो ज़्यादा कार्य करते हैं। उनको ज़्यादा कार्य करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। इस वजह से जंतुओं में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यदि हम पादपों की बात करें तो पादपों को भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, लेकिन जंतुओं की अपेक्षा पादपों को जो है वो इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है। इस वजह से पादपों में यानी पौधों में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को कि जंतुओं में माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्लांट्स अर्थात पादपों की अपेक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक कोशिका में सामान्यतः 100 से 4000 माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मल्टीपल बार आपके जो है वो एग्जाम में ये पॉइंट पूछा गया है कि एक कोशिका में सामान्यतः नॉर्मली कितने माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। तो 100 से 4000 के बीच में एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस यानी अपवाद भी हैं। एक कोशिका में केवल और केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। तो किसमें एक कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है? तो जो आपका माइक्रोएस्टेरियसिस है इसमें एक कोशिका में केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। कॉलेरा फस्का नामक जो एल्गी जो शैवाल है आपकी, इसमें भी एक कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या कहा गया है। कहा गया है कि वैसे एक कोशिका में 100 से 4000 माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होते हैं सामान्यतः, लेकिन माइक्रोएस्केरियसिस और कॉलेरा फस्का जो है इसमें इनकी एक कोशिका में केवल और केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? इसके बाद नेक्स्ट फैक्ट के अंतर्गत कहा गया है मनुष्य की हृदय की मध्य परत जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, मनुष्य के हृदय की मध्य परत जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, इसमें सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। मनुष्य की हृदय की जो मध्य परत होती है जहाँ से क्या उत्पन्न होती है, वहीं से हमारी हार्ट बीट उत्पन्न होती है, ठीक है।
तो मनुष्य की हृदय की जो मध्य परत होती है, मायोकार्डियम जिसको हम कहते हैं, इसमें सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यानी सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मनुष्य में कहाँ पाए जाते हैं? तो मनुष्य की हृदय की मध्य परत जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं, इसमें जो है वो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत क्या कहा गया है? नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है स्तनधारियों में पक्षियों की उड़न पेशियों में सर्वाधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यदि हम पक्षियों की बात करें तो पक्षियों की जो उड़न पेशियां होती हैं, इसमें सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। मनुष्य की बॉडी की यदि हम बात करें तो हृदय की मध्य परत मायोकार्डियम में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। इसके अलावा जो अंडा आपने देखा होगा, अंडे का जो येलोइश पार्ट होता है, येलो वाला पार्ट होता है, जिसको हम योक के नाम से या पीतक के नाम से जानते हैं, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को योक न्यूक्लियाई के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हुआ आपको? अंडे में जो पीला वाला भाग होता है जिसको हम योक के नाम से जानते हैं, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को हम योक न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है माइटोकॉन्ड्रिया मात्रक वंशागतिकी के लिए उत्तरदायी होता है। मात्रक वंशागतिकी क्या होती है? जो मदर से बच्चे में कैरेक्टर्स पहुंचते हैं, चाहे फिर वो कोई भी प्रॉब्लम्स, बीमारियां हो या फिर किसी भी प्रकार के कोई भी कैरेक्टर्स हो, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है एक कोशिका के सभी माइटोकॉन्ड्रियाओं को मिलाकर कॉन्ड्रियम कहते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक कोशिका के जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, इन सभी को मिलाकर कॉन्ड्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रियम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है शुक्राणु में अर्थात स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया सर्पिल आकार के होते हैं। स्पाइरल शेप माइटोकॉन्ड्रिया किस में मौजूद होते हैं? तो शुक्राणु में मौजूद होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं? जो कि शुक्राणु को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो इस पॉइंट को। कहा गया है कि जो शुक्राणु होता है, स्पर्म जो होता है, इसमें स्पाइरल अर्थात सर्पिल आकार के माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो कि शुक्राणुओं को गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है टेस्टोस्टेरोन व एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया सहायक होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम पॉइंट है ये आप लोगों का। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि आपके फीमेल में, जो कि आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जनरली जो है वो मेल्स में निकलता है, एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल्स में निकलता है। तो इन दोनों इंपॉर्टेंट हार्मोन के निर्माण में माइटोकॉन्ड्रिया सहायक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है यकृत अर्थात लीवर में अमोनिया विषहरण अर्थात जो आपका अमोनिया डिटॉक्सिफिकेशन होता है, इसमें भी सहायक होता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिरक्षा विनियमन, जिसको इम्यूनिटी रेगुलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इम्यूनिटी रेगुलेशन या प्रतिरक्षा विनियमन में भी माइटोकॉन्ड्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गाइस, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एग्जाम में डायरेक्टली छपते हैं ये आप लोगों के। ठीक है। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसने कहा? तो सिकविट्स नामक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा है। किसने कहा है? सिकविट्स नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। 8th 9th 10th 11th 12th से पढ़ते आ रहे हैं, बट ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कि किसने कहा है। तो सिकविट्स नामक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट,
माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम किसने कहा? तो पैटजियस नामक जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम नाम से जो है वो डिनोट किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्य झिल्ली को हटा दें तो बचा हुआ पदार्थ माइटोप्लास्ट कहलाता है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया और ये है इसकी बाह्य झिल्ली। ठीक है, अगर इसको हमने हटा दी तो बचा हुआ जो पदार्थ है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे माइटोप्लास्ट। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये सारे फैक्चुअल पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। डायरेक्टली एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था बहुत ही डेप्थ तक मैं आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाऊंगी और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया से एक भी क्वेश्चन आपका आउट ऑफ जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं है यार माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ने को। जो जो था ना हर एक चीज़ से रूबरू करा दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, इसकी जो संरचना थी वो मैंने आपको क्लियर बता दी, उत्पत्ति मैंने आपको बता दी, इसके जो फैक्ट मैंने आप लोगों को बताए हैं ना सारे एक एक फैक्ट का रट्टा मार लेना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी में माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट कोशिका का अंगक होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम सूत्र कणिका के नाम से भी जानते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, प्लीज़ यार वीडियो आपको समझ आया है, टॉपिक आपको क्लियर हुआ है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट वीडियो आने वाला है इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप जो है वो कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपका जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व पूरी तरीके से करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।